शायद एक आध बार और रिवाइज हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। मेनली हमने क्या देखा कॉम्बिनेशन में कि कब कब अक्वायर, ए बी सी डी याद करते हैं। ए क्या था बच्चे? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। बी क्या था? सिमिलर आइडेंटिकल वाले गुड्स को हम वापस एक और बार दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं। फिर क्या था? मर्जर एंड अमलगमेशन। और फोर्थ क्या था? 2000 वाला, ठीक है, 2000 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या था? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, कोई भी अगर प्रिस्क्राइब कंडीशन नहीं की तो कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। जनरल रूल, जनरल रूल, जनरली अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को अक्वायर करती है तो एसेट्स कितने होने चाहिए? कंबाइन एसेट्स 1000 करोड़ और टर्नओवर कितना? 3000। तो इन दोनों में से जो भी हुआ। उसके बाद अगर सेम इंडिया में ग्रुप कंपनीज अक्वायर कर रही है तो फिर 4000 एंड 12,000, ठीक है। अब अगर ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, एक कंपनी ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है तो फिर सबसे पहला 2 बिलियन नहीं है, मिलियन वाला है। 2 मिलियन, 500 मिलियन प्लस 500 एसेट्स इन इंडिया और 1500 मिलियन प्लस उसमें इंक्लूड होना चाहिए 1500 एसेट्स इन इंडिया करोड़ में, ठीक है। अब अगर ग्लोबल लेवल पे ग्रुप कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो एक ग्रुप कंपनी अक्वायर कर रही है तो 2 बिलियन ग्लोबल लेवल पे, 2 बिलियन एंड 6 बिलियन, ठीक है। इसमें भी 500 एसेट्स और 1500 टर्नओवर इंक्लूड होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चे कुछ डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं। पहले डेफिनेशन दी हुई है कंट्रोल। अब ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल क्या होता है? मतलब एक किसी ना किसी तरीके से आपको कंट्रोल करना है, या तो वोटिंग राइट्स या फिर मैनेजमेंट। तो कंट्रोल मींस एबिलिटी टू एक्सरसाइज मटेरियल इन्फ्लुएंस। मटेरियल इन्फ्लुएंस यानी उनके बिजनेस में हम कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उनको कर रहे हैं इन एनी मैनर व्हाटसोएवर ओवर मैनेजमेंट एंड अफेयर्स और स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डिसीजंस। तो मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंस है या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी में या फिर स्ट्रैटेजीज में आपका इन्फ्लुएंस है। बाय वन और मोर एंटरप्राइज इधर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर एंटरप्राइज, वन और मोर ग्रुप्स इधर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर ग्रुप और एंटरप्राइज। क्लियर हुआ सबको? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है? नंबर वन, कंट्रोल क्या होता है? मटीरियल इन्फ्लुएंस। कंट्रोल क्या होता है? मटीरियल इन्फ्लुएंस। कंट्रोल क्या होता है? मटीरियल इन्फ्लुएंस, ठीक है। ओवर किस पे होता है मटीरियल इन्फ्लुएंस? मैनेजमेंट पे और अफेयर्स ऑफ द कंपनी और स्ट्रैटेजिक कमर्शियल डिसीजंस, ठीक है। बाय किससे हो रहा है मटेरियल इन्फ्लुएंस? वन और मोर एंटरप्राइज ऑन ओवर अनदर, इधर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर एंटरप्राइज, या फिर वन और मोर ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज इधर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर ग्रुप और सिंगल एंटरप्राइज। सबको समझ आ गया? ठीक है। फिर ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब टू और मोर एंटरप्राइज और वन एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज 26% of such other higher person as may be prescribed or voting rights in other enterprise or appoint more than 50% of the members of the board of directors in the other enterprise or control the management affairs of the other enterprise। अब ग्रुप मतलब रिलायंस ग्रुप एक कंपनी का बाकी कंपनीज में हो सकता है 26% का वोटिंग राइट्स हो, 26% का कंट्रोल हो, या फिर मोर देन 50% का अपॉइंटमेंट का राइट हो, या फिर कंट्रोल हो सारी कंपनीज के मैनेजमेंट का। क्लियर हो गया? तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। अब टर्नओवर आपको पता है सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने टर्नओवर भी यही बोला है कि टर्नओवर वो होता है इनके हिसाब से जो सर्टिफाइड बाय किससे हो? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, ठीक है। जिसने लास्ट अवेलेबल अकाउंट्स को ऑडिट किया हो। तो अपन जो टर्नओवर देख रहे हैं ना कि कितना 4000 ये 12,000 करोड़ या फिर ऐसा होना चाहिए 3000 करोड़, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या क्या आता है? such turnover last financial notice in which and such turnover ये एक्सक्लूडिंग वर्ड मार्क करो। इंट्रा ग्रुप ऑफ सेल्स टर्नओवर में वो नहीं इंक्लूड करते। इंट्रा ग्रुप सेल्स मतलब एक कंपनी है सेम ग्रुप की अपने ही ग्रुप की कंपनी को बेचने की काम कर रही है तो हम उसको सेल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑल अमाउंट जनरेटेड थ्रू एसेट्स बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया भी इंक्लूड नहीं करेंगे एज सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब टर्नओवर आपको पता है क्या होता है बच्चे? सेल्स। इधर लिखो माइनस इंट्रा सेल्स, इंट्रा ग्रुप सेल्स माइनस इनडायरेक्ट सेल्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट्स
माइनस अदर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हुआ सबको? वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब एवरी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो उसके बदले क्या देते हो? कंसिडरेशन। तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अक्वायर कर रहे हो, अक्वायर करने पर कुछ ना कुछ पे करोगे सामने वाली कंपनी को, वो चीज क्या होगी? वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन। वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो गए? तो जो भी बुक वैल्यू, वर्ड मार्क करो, शैल बी डिटरमाइंड बाय द बुक वैल्यू। ठीक है। अब व्हाट इज कॉम्बिनेशन, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करो। ब्रॉडली मीन्स, वर्ड मार्क करो सबसे पहले, क्या? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, या एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स, या एक्विजिशन ऑफ assets. फिर acquisition of control by person over an enterprise where such person direct or indirect control over another enterprise engage in competing business, and merger and amalgamation between among enterprises combining parties. यहाँ पे point number 1 साइड में लिखो, point number 1 acquisition of control, point number 2 acquisition को short में लिखो of shares, point number 3 acquisition of voting rights, point number 4 acquisition of assets. क्या क्या हो गए बच्चे, याद करो। शेयर्स, और फिर क्या क्या 4 वर्ड्स हो गए? कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स। तो कॉम्बिनेशन इज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन, one person to over another enterprise, इसमें 5th पॉइंट लिखो, M&A, mergers and amalgamations। फिर एरो करके सब में exceeds थ्रेशोल्ड लिमिट। ऊपर हम पढ़ रहे थे एक्विजिशन क्या होता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन। ब्रॉडर टर्म कौन सी हो गई? कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक्विजिशन उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, हाँ, कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स एंड एसेट्स, और उसके बाद एंड merger and amalgamation, acquisition of control by person over an enterprise where such person direct or indirect, उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट हो over other person, और engaging in competing business। ठीक है। अब the threshold specified in terms of assets and turnover in India and outside India entering into combination which causes or likely to cause appreciable adverse effect within the relevant market is prohibited and shall be void। अब अगर आपका कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि जो अपन ने सबसे पहले ये याद की थी एंटरप्राइज लेवल और ग्रुप लेवल, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जा रही है और कंपटीशन में क्या हो रहा है? अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, मतलब इंटायर मार्केट, इंटायर कंज्यूमर्स आर सफरिंग, तो फिर हम इस कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो आपका हुआ है उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड। ठीक है। तो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाते हो तो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? प्रोहिबिशन, और आपके कॉम्बिनेशन को क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाए वो अलाउड नहीं है। तो आपने मेरे मुंह से एक बार पहले भी एग्जाम्पल समझा होगा कि अगर मैं बोलूं आईफोन और सैमसंग मर्ज हो जाए, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, अलाउड है? हाँ अलाउड है, और इनके पास इतने करोड़ होंगे कि आपस में मर्ज करे तो थ्रेशोल्ड लिमिट से तो ऊपर जाएंगे। तो जब ये लोग जाएंगे तो आईफोन के नॉर्मल, आज हाईएस्ट प्राइस क्या है आईफोन के फोन की? 1.5 मान लेते हैं हम एवरेज। ठीक है। सैमसंग की ज्यादा है। ठीक है। अब ये जब कंबाइन होंगे तो ये लोगों के दोनों के फीचर्स हम कंबाइन कर ले तो आप रेट सोच रहे हो क्या होगा? ठीक है। अब मार्केट में अगर ये दोनों आ गए, मार्केट में ये दोनों आ गए तो ये अपना डोमिनेंस भी क्रिएट करेंगे,
बाकी फोन्स को लेके, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वालिटी, जिस टाइप की मार्केटिंग, जिस टाइप की ये चीजें सर्व करेंगे, आई थिंक कोई और अदर फोन नहीं कर पाएगा, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, तो ऊपर बैठेंगे और नीचे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में क्या हो रहा है इनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन से मार्केट में अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है तो ये कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड है और वॉइड डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अब कह रहा है कि नोटिफाई किया था हमने मार्च 2016 में कि अगर सीसीआई इस लिमिट से ऊपर जाता है, अगर कॉम्बिनेशन इस लिमिट से ऊपर जाता है तो आपको सीसीआई को क्या देना है, नोटिस। तो अपन ने एक बार याद किया था एंटरप्राइज लेवल, अगर इंडिया में एसेट्स हैं आपके तो कंबाइन एसेट 2000 करोड़ से ऊपर हो रहा है, ऊपर अपन 1000 और 3000 देख रहे थे बच्चे, दैट वाज फॉर एक्विजिशन। ये इंटायर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि अगर एंटरप्राइज लेवल पे आप कॉम्बिनेशन करते हो और आपके एसेट्स कितने हो रहे हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या फिर आपके टर्नओवर कितने हो रहे हैं, 6000, जस्ट डबल नहीं हो गया, 1 का 2 कर दिया, 3 का 6 कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर होता है तो फिर 1 बिलियन विथ एटलीस्ट 1000 करोड़, इसमें कितना हो गया, 3 बिलियन। वहां हम 2 और 6 बिलियन देख रहे थे बच्चे, ग्लोबल लेवल पे जब एक्वायर हो रहा था 2 और 6 बिलियन। उसके बाद फिर ग्रुप लेवल देखो, इंडिया में अगर एक्वायर कर रहा है तो कितना, 8000 करोड़ एसेट्स होना चाहिए, मतलब ग्रुप लेवल। और अगर टर्नओवर देखें तो 24,000, वहां पे कितना हो रहा था, 4000 और 12,000, इसका हाफ हाफ हो रहा था, तो एक्विजिशन में हाफ हाफ देख रहे हैं हम। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे 4 बिलियन विथ एटलीस्ट 1000, और इसमें कितना है, 12 बिलियन विथ एटलीस्ट, हाँ करोड़ से, यहाँ पे 1000 है विथ। अपना जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटिशन एक्ट का आउट ऑफ इंडिया भी कवर करते हैं, ओनली इफ दोज कम, बच्चे यहाँ की नहीं है, कॉम्बिनेशन अफेक्ट करेगा, अप्रिशिएबल इफेक्ट आएगा और सीसीआई आपको पकड़ेगा, ठीक है। ये एक टॉपिक है आपको कि इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ तक कवर होता है। हम्म, हमही ने किया है क्लाइमेट का हाल, ग्लोबल वार्मिंग। चलो, डीमिनिस एग्जेम्पशन को कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है डीमिनिस, और इन लोग ने इसको क्या कहा है, टारगेट एग्जेम्पशन। अब इतनी सारी कहानी सुन ली तो कुछ लोगों को तो एग्जेम्प्ट करेगा ही ना। पढ़ा आपने 1000 और 350 टर्नओवर 1000 और एसेट 350 करोड़, सीधे नीचे टेबल मार्क करो, सीधे के सीधे नीचे ये कह रहा है कि अगर आपके इंडिया में एसेट्स एटलीस्ट 350 करोड़ या उससे कम है, कितने, इक्वल टू, ये जो डैश लगा है ना, दिस इज इक्वल टू, एंड वो एरो उसके तरफ कह रहा है कि अगर आपके पास 350 करोड़ इंडिया में हो रहे हैं मर्ज होके, तो आपको क्या है, एग्जेम्पशन है। क्या है, एग्जेम्पशन। या फिर आपका टर्नओवर इंडिया में कितना है, 1000 करोड़ या उससे कम, 1000 या फिर उससे कम, तो आपको एग्जेम्पशन है, आपको सीसीआई देने की, को नोटिस देने की एग्जेम्पशन है। हाँ मतलब नहीं है, इसमें एग्जेम्पशन है, ठीक है। बेसिकली अब आपको सीसीआई को नोटिस नहीं देना। अब इसको ऐसे समझो, दो फर्म्स हैं, ठीक है, इंडिया में मर्ज हो रही हैं, ठीक है। मर्ज होने के बाद एक कंपनी के एसेट्स कितने हो रहे हैं, 350 करोड़ से कम, तो इनको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर ऐसी टर्नओवर 1000 करोड़ से कम हो रहा है तो भी उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मतलब कंबाइन होने के बाद उनका लिमिट इतना हो रहा है, लेकिन अगर एक आध कंपनी के पास इतने से ही एसेट्स है तो फिर उनको सीसीआई को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें याद करने के बाद एग्जेम्पशन ऐसे याद करो कि इफ टारगेट एंटरप्राइज जिसको हम अक्वायर कर रहे हैं उसके इंडिया में एसेट्स कितने हैं बच्चे, 350 करोड़ या उससे कम, या फिर टर्नओवर उसका कितना है 1000 करोड़ या उससे कम, तो उनको सीसीआई को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अभी तक लिमिट लिमिट पढ़ रहे थे, अब एक्चुअल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, नोटिस कब देना होता है बताओ। ये सेक्शन 6 बताएगा। 4 क्या था बच्चे, 3 क्या था सेक्शन,
एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। 4 क्या था? प्रो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन। 5 आया क्या? सीधे 6 आया। 6 क्या है? कॉम्बिनेशन। 5 क्या था बच्चे? टारगेट एग्जेम्पशन ना, ठीक है। 6 क्या है? सीधे कॉम्बिनेशन। 3 सेक्शन याद करने हैं हमको, कौन कौन से? 3, 4 और 6। 3 क्या था बच्चे? एंटी प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव। 4 क्या था? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और अब 6 क्या है? कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर कह रहा है कि नो पर्सन, अपन ऐसे ही पढ़ते ना, नो पर्सन नो एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन विच कॉज और लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इन द रेवेलेंट मार्केट एंड सच कॉम्बिनेशन शैल बी वॉइड। तो अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट दोगे तो फिर हम क्या बोल देंगे? प्रोहिबिटेड है और आपका कॉम्बिनेशन वॉइड है, ठीक है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कब आपको नोटिस देना है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? कब आपको नोटिस देना। अब सबसेक्शन 2 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इससे आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके वो दे सकता है कि सबसेक्शन 2 बोलता है इफ एनी पर्सन और एंटरप्राइज हु और विच प्रपोजेस टू एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन, मार्क करो, शैल गिव नोटिस टू कमीशन इन फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड एंड फी। तो फॉर्म प्लस फी भरनी है आपको। Disclosing the details in the proposed combination after any of the following but before consummation of the combination। मतलब कि ऐसे समझो कि जब आप आज बैठ के डिसाइड करते हैं, ठीक है, एक आपकी कंपनी का नाम क्या रखूं? लल्लू कंपनी, ठीक है। आपकी कंपनी का नाम क्या है? लल्लू कंपनी, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम क्या है? पप्पू कंपनी। अब ये लल्लू कंपनी और पप्पू कंपनी को क्या करना है? कॉम्बिनेशन। हंसो मत, बहुत ज्यादा इनका एसेट्स और टर्नओवर है, तभी तो सीसीआई को नोटिस देंगे ना। क्या बन रहा है इनका? कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर लिया। इनको क्या देना है बच्चे? नोटिस देना है। किसको देना है? सीसीआई को। अब ये देने की जो बात आती है, ये कहता है कि जिस दिन आपके बीओडी ने बैठ के अप्रूवल कर दिया, ओके लल्लू कंपनी एंड पप्पू कंपनी कैन कंबाइन, ठीक है, तो उस दिन आप क्या कर दो? सीसीआई को नोटिस भेज दो। या फिर आपकी लल्लू कंपनी और पप्पू कंपनी के बीच में क्या हो जाए? अग्रीमेंट हो जाए, तो उसके कुछ 30 दिन में आपको क्या दे देना है? नोटिस दे देना है। क्लियर हुआ सबको? क्या क्या? बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब अप्रूवल दे दी और कोई अग्रीमेंट में एंटर कर गए, दो ही चीजें। क्या? अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट। अब कह रहा है देखो, बट बिफोर द कंज्यूमिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे ही कॉम्बिनेशन आपका बनने वाला हो उससे पहले आपको क्या दे देना है? नोटिस दे देना है। नोटिस क्यों देते हैं बच्चे? इन्फॉर्म करने के लिए, और सीसीआई अप्रूव करता है बच्चे। हम उनको नोटिफाई करते हैं, लिसन सीसीआई, वी आर एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? वो कहेगा यस आई हैव प्रॉब्लम, तो फिर कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। वो बोलेगा नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो कॉम्बिनेशन अलाउड है। तो उनको नोटिस देने का पर्पस ये है कि हमें सीसीआई से क्या लेनी है? अप्रूवल, परमिशन लेनी है कि हमारा कॉम्बिनेशन सही जा रहा है कि नहीं। तो कब लेना है ये नोटिस? सबसे पहले देखो, अप्रूवल ऑफ proposed relating to merger amalgamation by the BOD of the enterprise concern such merger amalgamation as the case may be। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? अप्रूवल ऑफ BOD। फिर सेकेंड, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अग्रीमेंट। ये जो वर्ड लिखा है ना एग्जीक्यूशन, बच्चे एग्जीक्यूशन क्या होता है? अग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन क्या होता है कि जब भी आप एक अग्रीमेंट आप ड्राफ्ट करते हो, ठीक है, जब उसको साइन करने जाते हो, तब उसको हम कहते हैं कि अब वो क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब अग्रीमेंट आप साइन करोगे तब आपको क्या देना है? सीसीआई को नोटिस देना है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन टू एंड क्लॉज ए एंड डी ऑफ द सेक्शन 5 अक्वायरिंग और कंट्रोल रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ दैट सेक्शन। तो अक्वायर कर मर्जर अमलगमेशन में बोर्ड अप्रूवल होती है, तो जब बीओडी होगा तब आपको नोटिस दे देना है, या फिर आप अक्वायर कर रहे हो तो अग्रीमेंट कर रहे हो, अग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन होगा तब दे देना, ठीक है। नीचे देखो लिखा है 30 डेज नहीं लिखा ना, ठीक है। अब नीचे लिखा है सेक्शन 2A
नो कॉम्बिनेशन शैल कम इन टू इफेक्ट, यहाँ पे ऐसे लिख लो 150 days have passed from the day of notice which have been commissioned, the commission has passed whichever is earlier. अब इसका मतलब समझो बच्चे कि जब मैंने नोटिस दिया, ठीक है, लल्लू कंपनी और पप्पू कंपनी थी, ठीक है, मैं इन लोगों की, मैं आपकी और अपन की कंपनीज को का कॉम्बिनेशन हैंडल कर रही हूँ, मैंने नोटिस भेजा, सीसीआई कितने दिन लेगा इसको अप्रूव करने के लिए बच्चे? 150 डेज, ठीक है। तो 150 डेज तक, पहले ये 210 डेज थे, अब उन्होंने कितना कर दिया? 150 डेज तक हम कॉम्बिनेशन पे काम नहीं कर सकते। मतलब आपकी कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है? लल्लू कंपनी फ्रिज का करती है, ठीक है, और मेरी कंपनी वॉशिंग मशीन का करती है। आंटी लोग ही लेंगी, ठीक है। अब फ्रिज और वॉशिंग मशीन का जब कॉम्बिनेशन हो रहा है कि एक घर में फ्रिज जाएगी तो उस घर में वॉशिंग मशीन भी जाएगी जाएगी, हमारी मर्ज हो रही है हमारी कंपनी। नाउ द पॉइंट इज कि इनको ये हमको अलाउ करने के लिए कितना दिन लेंगे? 150 डेज। मतलब 150 डेज तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अगर 120th डे पे, कब? 120th डे पे सीसीआई का अप्रूवल आया तो हम फिर फ्रिज और मशीन, वॉशिंग मशीन एक साथ बेच सकते, विच एवर इज अर्लियर। नाउ अगर 150 डेज पास हो गए और सीसीआई का कोई भी जवाब नहीं आया तो हम इसे क्या समझेंगे? एक्सेप्टेड। क्या समझेंगे? एक्सेप्टेड, कि तुमने अप्रूव कर दिया है। इधर डिनाई कर दो क्लियरली मेंशन करके, नहीं तो हम तो मान लेंगे लल्लू कंपनी और पप्पू कंपनी का बढ़िया कॉम्बिनेशन अलाउड है। नोटिस तो अपन देंगे ना, उसने सीसीआई ने अगर रिवर्ट नहीं किया तो हम उसे अप्रूव मांग लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? पहले मना कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो लल्लू कंपनी पप्पू कंपनी साथ में काम नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे मैंने इन्हीं सब सेक्शंस को पॉइंटर्स में डाल दिया है। देखो पहला वाला, नो कॉम्बिनेशन विदाउट अप्रूवल, मतलब कॉम्बिनेशन कैन नॉट टेक इफेक्ट अंटिल 150 days have been passed after giving notice to CI और CCI has approved it अर्लियर। तो 150 डेज के पहले अप्रूवल आ गया तो वो भी चलेगा, या फिर 150 डेज के बाद ही आप अप्रूवल मानोगे। सीसीआई टू प्रोसेस नोटिस, द कमीशन विल हैंडल द नोटिस। तो हमने जो नोटिस दिया है उसको सीसीआई चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। नोटिस में बहुत सारी डिटेल्स जाती है, जस्ट नॉट एन एप्लीकेशन, दोनों कंपनीज की सारी डिटेल्स जाती है। ऑल्टरनेटिव नोटिस प्रोसेस, अब अगर if a combination meets the prescribed criteria, parties can file a notice in a specific form with a fee instead of usual notice or process। अब अगर हमने इतने सारे acquisitions पढ़े तो हमको स्पेसिफाइड क्लॉज में अगर कवर हो रहा है तो उसका एक अलग से फॉर्म और फीस स्पेसिफाइड होगी, अगर तो वो फॉर्म भर के हमको स्पेसिफिकली बता दो हम ये वाले कॉम्बिनेशन में कवर हो रहे हैं। डीम्ड अप्रूवल, देखो इफ नोटिस इज फाइल्ड एंड एक्नॉलेज्ड बाय सीसीआई द कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड अप्रूव्ड अनलेस डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब उसका कोई भी जवाब नहीं आया कि ये वॉइड है तो हम उसको क्या मान लेंगे? अप्रूव्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अप्रूव्ड। एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया? नोटिस फाइल किया, सीसीआई ने क्या किया? उसे एक्नॉलेज किया, मतलब चेक देखा, उसके बाद द कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड अप्रूव, मतलब उसने हमें कुछ रिप्लाई नहीं किया। अगर उसने डिक्लेयर कर दिया वॉइड तो फिर वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड। नहीं तो वो क्या आ जाएगा? अप्रूव्ड। वॉइड अप्रूवल इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ नोटिस, वॉइड कब बोलते हैं हम? अगर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, या क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे जो हमने बोला है। अप्रूवल कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू बी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे। ये पता है ना सबको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या होता है? पता है ना? उसके बाद एक बार हम उनको मौका देंगे अपनी बात कहने का, उसके बाद हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। Everything. Exempted category, certain combination may be exempted from the notice requiring under specified criteria। तो अपन ने वो 350 करोड़ 1000 का टर्नओवर वाला देख लिया है। उसके बाद रूल्स रेगुलेशन अप्रूवल्स अमेंडेड रूल रहेंगे। एग्जेम्पशन फॉर फाइनेंशियल शेयर सब्सक्रिप्शन, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एक्विजिशन बाय पब्लिक, फाइनेंशियल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और बैंक्स अंडर लोन इन्वेस्टमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड। मतलब कि अगर किसी कंपनी के हम शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, हम जाके अक्वायर नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ शेयर्स चाहिए, हमें बस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बेसिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? कंपनी को पैसे दे रहा है। तो बच्चे आप लोगों ने अभी तक सुना होगा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स,
दो टर्म सुने होंगे। क्या आपने डिबेंचर्स सुने हैं? अब डिबेंचर्स का एक टाइप होता है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। ये क्या हो गए, आज तुम लोन दे रहे हो, बाद में क्या कर लोगे, इसको इक्विटी कर लोगे। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई बार सीसीडीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे देने की हेल्प कर रहे हैं। अब शार्क टैंक इमेजिन करो, वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी में शेयर मांगते हैं, 10% शेयर, फलाना परसेंट, कई कई लोग पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं उसमें। तो इसको हम कॉम्बिनेशन का नाम नहीं दे सकते, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ऑफर किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके अलावा इनका उससे कोई और मतलब नहीं। हम कोई बैठ के कंबाइंड बिजनेस या फिर कंपटीशन में अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई हेल्प, कोई लोन, कोई इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, इसको हम कॉम्बिनेशन डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया सबको? अब एक काम करो, आप एक स्टिकी नोट लिखाओ, मैं यही पॉइंट्स आपको शॉर्ट में लिखवा देती हूँ। जो ये पूरा इतने पूरे सब सेक्शंस दिए हुए हैं ना बच्चे, इसका होमवर्क है कि आप इसको रीड करेंगे। आप छुट्टियों में तो आप पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, आई डोंट नो, नहीं पढ़ोगे, करोगे क्या? बोर नहीं होता तुम लोगों को घर में? बेरोजगार, दुकान, रोजगार रोजगार हो तो घर पे कुछ तो करेगा, तो पढ़ाई लिखाई, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ लेना, बाकी तो मैम नहीं पढ़ेंगे। पिछला रिवाइज हम भूल जाएंगे, पिछला रिवाइज करके आना। मैं डेज डिवाइड करके बता दूंगी, आज इतना पढ़ना, आज इतना पढ़ना, इसे 20-20 मिनट्स वाला, ठीक है। इससे ज्यादा कंफर्ट क्या है? चलो, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग लिखो, नो कॉम्बिनेशन विदाउट अप्रूवल dash until 150 days. No combination without approval dash 150 days. Point number 2, CCI, no approval, no combination without approval dash 150 days. CCI to process notice. Point number 2, CCI will handle the notice. या हैंडल द नोटिस, कुछ भी लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, ऑल्टरनेटिव नोटिस प्रोसेस, ऑल्टरनेटिव नोटिस प्रोसेस डैश करके लिखो, अदर स्पेसिफाइड फॉर्म, ऑल्टरनेटिव नोटिस प्रोसेस, ऑल्टरनेटिव नोटिस प्रोसेस डैश करके लिखो, अदर स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ नोटिस, अदर स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ नोटिस with fee if combination meets prescribed criteria, if combination meets prescribed लिखा, if क्या लिखा, if combination meets prescribed criteria. Third point, fourth point, deemed approval, deemed approval unless declared void, deemed approval unless declared void. फिर फिफ्थ पॉइंट लिखो, void approval, void approval dash notice is incorrect, comma incomplete, notice is incorrect, comma incomplete, or criteria are not met, criteria are not met, dash void after giving, dash void after giving, dash void after giving OOBH, opportunity of being heard, short version OOBH, याद रहेगा, नहीं तो आप अभी फुल फॉर्म लिख लीजिए, ओके, of being heard.
ठीक है, अब अपनी बुक में ये वाला सेक्शन मार्क करो 6.9. This section shall not apply to share subscription, financial facility, or any acquisition by public financial institution, foreign portfolio, bank, category 1, alternative investment fund, or pursuant to any covenant, loan agreement, or investment agreement. तो उसको हम कॉम्बिनेशन नहीं कहते हैं. क्लियर हो गया? अब ओपन ऑफर क्या होता है बच्चे? ओपन ऑफर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑफर नहीं देती, आओ हमारे कंपनीज के शेयर्स में सब्सक्राइब करो, उसको डिफाइन किया गया. एक नया सेक्शन दिया है क्या? 6A. तो ए जहां होता है ना उसका मतलब होता है अमेंडेड. ठीक है, तो बीच में अगर कोई सेक्शन डालते हैं तो वो ए लिख के डाल देते हैं. अब इसके साथ एक और आना हो तो बी लिख के डालेंगे. तो 6A shall prevent the implementation of an open offer or acquisition or share securities convertible into other securities various sellers through series of transaction on regulated stock exchange coming into effect. The notice of acquisition is filed with the commission such time in such manner as may be regulation, and the acquirer does not exercise any ownership or beneficial interest or shares convertible securities voting rights receipts of dividend except as may be specified by till the commission approves such acquisition in accordance with the प्रोविजन. अब ओपन ऑफर था तो आप लोग टेक ओवर समझते हो बच्चे, एक कंपनी को टेक ओवर कर लेना. ठीक है, तो अगर एक कंपनी ने ओपन ऑफर रखा है तो सामने वाली कंपनी के हम शेयर्स क्या कर रहे हैं? अक्वायर कर रहे हैं. तो अगर एक लिमिट से ज्यादा आपने अक्वायर कर लिया और अक्वायर करने के बाद आपका क्या फॉर्म हो जा रहा है? कॉम्बिनेशन. अगर आपके कंबाइन एसेट्स कंबाइन टर्नओवर इतना इतना एक्सटीड कर रहे हैं तो आपको सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा. तो ये नई चीज उन्होंने डाल दी है कि हम जो ओपन ऑफर करते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करते हैं, शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज करते हैं, सिक्योरिटीज में किसी तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो अगर वो आपका मेन पर्पस है कि एक्विजिशन कर रहे हो आप, तो आपको सीसीआई को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है, हाँ गिन ले कितना बचा है. पर इजी है ना. आप देखो अभी तक जितना पढ़ा, हाँ आधा आधा फर्स्ट टाइम. बहुत सारा बचा है क्या? कितने पेज हो गए हैं? तो 24 पेज हो गए. काफी हो गए. तो अभी तक जितना पढ़ा उतना क्या बहुत डिफिकल्ट पार्ट था क्या? अब तो हो ही गया. अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेन चीजें पढ़ ली हमने. कमिटीज वो ठीक है, मतलब अभी सेक्शन 4, 3, 4 और 6 तक पढ़ लिया ना. अब देखो टॉपिक क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, मतलब आखिर कमीशन बनती कैसे है. ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन, सिलेक्शन कमेटी कौन बैठती है. अब क्या होता है ना बच्चे कि सीसीआई को बनाने के लिए कौन लगी हमको? सिलेक्शन कमेटी. सीसीआई को बनाने के लिए कौन लगी? सिलेक्शन कमेटी. ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो हाई प्रोफाइल हाई डिपार्टमेंट के लोग हैं जो सीसीआई में बैठने वाले लोगों को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं. ठीक है, तो अब कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन. ये जो कमीशन है वो क्या है? मार्क करो, एक बॉडी कॉर्पोरेट है. क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक कंपनी फॉर्म में है. उसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब पता है आपको? परपेचुअल सक्सेशन हमेशा के लिए क्या रहती है? जिंदा रहती है, कंटिन्यूस नेचर की है. ठीक है, फिर कॉमन सील है इनकी विथ पार. ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो किसी को अक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, और अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, और सू भी हो सकती है, और सूट भी कर सकती है. क्लियर हुआ? कंपनी की डेफिनेशन बताइए. सब जो अब ऐसे बनते हैं ना अलग से डिपार्टमेंट्स, कमीशन, उनको ऐसे ही बोला जाता है. अब फिर से देखते हैं. जो कमीशन है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या कहते हैं बच्चे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. अब ये है क्या? एक बॉडी कॉर्पोरेट है. क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, जिसकी क्या होनी चाहिए? कॉमन सील, जो क्या कर सकती है? अक्वायर, होल्ड और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल. कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, और सू हो सकती है, और सूट भी
हो, सू कर सकती है और सूट भी हो सकती है, ठीक है। अब जो इनका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे होगा बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट एट सच प्लेस, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम और स्टैब्लिश ऑफिस एनी अदर प्लेस ऑफ इंडिया। तो अभी तो दिल्ली में है, ठीक है, बाकी अदर प्लेसेस में भी स्टैब्लिश करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको हमें करना है कि नहीं। अब कॉम्पोजिशन ऑफ सीसीआई वहां लिखो शैल कंसिस्ट ऑफ, वहां लिखो वन चेयरपर्सन, टू मिनिमम, मिनी लिखो, टू मिनी और 6 मैक्सिमम मेंबर्स बाय सीजी। कौन अपॉइंट करेगा इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लिखा है कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन नॉट लेस देन, मतलब एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 2 मेंबर। नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 6। अब आप एग्जाम में मिनी और मैक्स नहीं लिख के आओगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लिख के कैसे आओगे? नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6। तो एग्जाम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स कोई नहीं लिखेगा। कैसे लिखेंगे बच्चे हम? नॉट मोर देन और नॉट लेस देन, ठीक है। कौन अपॉइंट कर रहा है इसको? सीजी। चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल बी, अब वो जो पर्सन है और सारे मेंबर्स एबिलिटी के होने चाहिए, इंटीग्रिटी के होने चाहिए, स्टैंडिंग होने चाहिए, हु हैज स्पेशल नॉलेज, मतलब मेंबर्स और चेयरपर्सन के पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का बच्चे? 15 साल का। किस किस में? इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए उनको, बिजनेस का होना चाहिए, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स, ऑफ कॉम्पिटिशन मैटर्स, कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी दोनों आनी चाहिए, विच इन ओपिनियन ऑफ सीजी में बी यूजफुल टू द कमीशन। अब इसको हम ऐसे याद करते हैं, कितने कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे? कितने चेयरपर्सन होना चाहिए? 1। मेंबर कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन 6। तो 2 या फिर 6 तक जाओ। उसके बाद ये पर्सन कैसे कैसे होने चाहिए? एबिलिटी के, इंटीग्रिटी के और स्टैंडिंग कैसे कैसे होने चाहिए? उसके बाद इनके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज। क्या होना चाहिए? उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस? प्रोफेशनल। वो कितने साल का? 15 साल का। 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्पेशल नॉलेज। अभी 15 साल का एक्सपीरियंस किस किस में होना चाहिए? इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स और बिजनेस और कॉमर्स और अकाउंटेंसी, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स और कंपटीशन मैटर्स। एक बार ये सारे सब्जेक्ट्स याद करो। 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस किस में बच्चे? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और पब्लिक अफेयर्स और कंपटीशन। अब आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस तो याद हो गया होगा, उसके साथ याद कर लो भाई कॉमर्स का भी होना चाहिए, लॉ का भी होना चाहिए, अकाउंटेंसी भी आनी चाहिए, मैनेजमेंट भी। एक बिजनेस पर्सन को जो जो सब्जेक्ट्स काम आते हैं वो सारी चीजों का इनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। चेयरपर्सन और मेंबर्स, आगे क्या लिखा है? होल टाइम मेंबर्स। होल टाइम मतलब कहीं और नौकरी नहीं कर रहे होंगे, वो जहां जिस पोजीशन में सीजी ने उनको बिठा दिया बस उनका वही रोजी रोटी है, वही उनका ऑफिस है और कुछ वो नहीं कर सकते नौकरी के नाम पे। पैसा भी मिलेगा ना। सेम पिंच। क्या लिखा है? होल टाइम मेंबर्स। अब सिलेक्शन कमिटी फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, अब इनको सीजी सिलेक्ट करती है ना, सीजी अपॉइंट करती है, सिलेक्ट करके कौन देती है? सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। सेक्शन 9 कह रहा है कि कमीशन, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय सीजी फ्रॉम द पैनल रेकमेंडेड बाय सिलेक्शन कमिटी। अभी सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है? देखो, सिलेक्शन कमिटी में आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके नॉमिनी। सिलेक्शन कमिटी के चेयरपर्सन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे हाईएस्ट हमारे जज हैं उनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विद द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो एमसीए के जो सेक्रेटरी है वो एक मेंबर है, वो किस में बैठते हैं? सिलेक्शन कमिटी में। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड
जस्टिस, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो भी कहाँ बैठते हैं, सिलेक्शन कमेटी में। ये लोग कौन सिलेक्ट करते हैं, वो 1 चेयरपर्सन और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स को। फिर इनके साथ कौन बैठता है, 2 एक्सपर्ट्स बैठते हैं जिनके पास क्या है बच्चे, स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस किस में, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स और कॉम्पिटिशन मैटर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स। फिर से एक बार बस हम सिलेक्शन कमेटी में सबसे पहले चेयरपर्सन कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। उसके बाद 2 एक्सपर्ट्स जिनके पास वो सारे सब्जेक्ट्स का क्या स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ये लोग किसको अपॉइंट करते हैं, 1 चेयरपर्सन, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स ऑफ सीसीआई, ठीक है, ऑफ सीसीआई। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दे आर 2 थिंग्स। एक होता है सीसीआई, सीसीआई में अपॉइंट करने के लिए कौन बैठी है, सिलेक्शन कमेटी। सीसीआई में अपॉइंट कौन हो रहे हैं, 1 चेयरपर्सन और 2 और 6 मेंबर्स, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, सीजी। ये सिलेक्शन कमेटी भी किसने पैनल डिसाइड की है, सीजी ने। इनके रिकमेंडेशंस पे सीजी उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस मार्क करो, जो चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स है वो ऑफिस कब तक बैठ सकते हैं, अंटिल दे हैव द एज ऑफ 65 इयर्स। कितना, 65, ठीक है। उसके ऊपर वाले में मार्क करो कि 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं फ्रॉम द डेट एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो यहाँ लिखो 5 इयर्स, यहाँ लिखो एज 65 इयर्स। वेकेंसी कॉज बाय रेजिग्नेशन और रिमूवल, इन दोनों में फर्क क्या है, रेजिग्नेशन और रिमूवल में, रिमूवल धक्के मार के निकाल देते हैं, रेजिग्नेशन हम खुद रेजिग्नेशन लेटर देके छोड़ते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर बाय डेथ अदरवाइज शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अपन को फ्रेश अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन रिमूवल होगा तो। उसके बाद चेयरपर्सन और एवरी मेंबर बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब्स, क्या लेना है उनको, एक ओथ लेना है, सीक्रेसी इन सच फॉर्म एंड द मैनर ऑफ, भाई जो कहेंगे सच कहेंगे, सच से वह कुछ शपथ ले लेंगे, उसके बाद हम सीसीआई के साथ ईमानदार रहेंगे, कॉन्फिडेंशियल बना के रखेंगे, वो सारी चीजों का उनको क्या लेना है, ओथ लेना है। अब कह रहा है इन द अकरेंस ऑफ वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज द सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज अ चेयरपर्सन। तो प्रमोशन भी होता है, ठीक है, तब तक जब तक ये वैकेंसी फिल नहीं हो जाती, ठीक है। When the chairperson is unable to discharge his function owing to absence, illness or other, the senior most shall discharge the function of chairperson until the chairperson resumes the charges. अगर वैकेंसी हो जाती है तो नए पर्सन आने तक सीनियर मोस्ट वाला चेयरपर्सन जैसे एक्ट करेगा। अगर इलनेस हो जाती है, बीमार है, घर पे सो रहा है, तब भी कौन यहाँ पे ध्यान रखेगा, सीनियर मोस्ट पर्सन, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। मेन टर्म ऑफ ऑफिस कितनी है, 5 इयर्स। क्या रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं हम इन लोगों का, हाँ कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है इनकी, 65 इयर्स। अब कह रहा है रेजिग्नेशन, रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ द चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स। तो अगर चेयरपर्सन बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन हिज ऑफिस, तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देना है बच्चे, सीजी को। तो सीजी को क्या देना है, रेजिग्नेशन लेटर लिख दो। It may be noted that chairperson or member, unless it's permitted to the CG, relinquish his office sooner, continue to hold until the expiry of 3 months. नोटिस देने के बाद 3 महीने तक तो वहीं बैठना जब तक सीजी तुम्हें अलाउ ना कर दे कि हाँ भाई अब तुम जा सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है रिमूवल, ये वाले पॉइंट्स किसके लिए हैं, रिमूवल के लिए। तो रेजिग्नेशन सिंपल है, कैसे हो सकता है, एक लेटर देके, ठीक है। अगर रिमूव करना है तो सीजी रिमूव कर सकता है। कौन रिमूव कर सकता है, सीजी। कब कब, सबसे पहले इज द चेयरपर्सन और द मेंबर इज एट द टाइम हैज बीन adjourned और एज एन इंसॉल्वेंट। adjourned मतलब उसके अगेंस्ट जजमेंट आ गया है कि अब वो क्या हो गए हैं, दिवालिया निकल गया है, क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। और हैज एंगेज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखा था, होल टाइम मेंबर्स होना है, दूसरी जगह नौकरी ढूंढ ली इसने, तो इसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन द ओपिनियन ऑफ सीजी इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है। तो बता रही हूँ क्या हुआ है, इसने कुछ ऐसे एक्शंस कर लिए जिसमें जेल 6 महीने से ज्यादा होती है, तो वो वाले एक्शंस जो रॉन्ग होते हैं अंडर
अपने क्रिमिनल एक्ट सेक्शंस में, अगर उसमें इन्वॉल्व होके आपको क्या हो गई है, जेल हो गई है, तो फिर हम आपको यहां से धक्के मार के निकाल देंगे, ठीक है। हैज अक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शंस एज द मेंबर ऑफ, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे सीसीआई में कॉम्बिनेशन अप्रूव करने आया, ठीक है, तो उसके चेयरपर्सन ने क्या किया कि तुम कंबाइन हो रहे हो, मिलके बढ़िया कमाओगे, उसका 10% मेरा। तो अगर तुमने ये घूस खाने वाली हरकत की है तो तुम्हें हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर लास्ट पॉइंट है अब्यूज्ड हिज पोजीशन रेंडर हिज कंटिन्यूस ऑफिस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और हैज बीन फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज एनी मेंबर, अपनी ही गद्दी का मिसयूज करने की कोशिश की है या फिर मेंटली और फिजिकली इनकेपेबल हो गया है, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब कब कब रिमूव कर देते हैं बच्चे, सबसे पहला इंसॉल्वेंट हो गया, सबसे पहला इंसॉल्वेंट, दूसरा क्या है, एनी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है, एनी अदर प्लेन, फिर कन्विक्टेड यानी जेल गया हो फॉर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, कहीं ना कहीं उसने पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म किया है। उसके बाद हैज अक्वायर्ड एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, क्या कर दिया इसने, फाइनेंशियल इंटरेस्ट लाइकली टू अफेक्ट द फंक्शन एज एन, और लास्ट अपनी ही पोजीशन का मिसयूज किया है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट या फिर मेंटली और फिजिकली क्या हो गया है, इनकेपेबल। एक बार ये पॉइंट्स याद करो बच्चे, पहला क्या है, इंसॉल्वेंट, दूसरा क्या है, पेड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा क्या है, कन्विक्टेड इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, चौथा क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया है उसका कहीं ना कहीं, उसके बाद लास्ट क्या है, अपनी ही पोजीशन अब्यूज किया। इसमें एक और पॉइंट है, क्या है वो, मेंटली और फिजिकली क्या हो गया है, इनकेपेबल हो गया है, ठीक है। restriction on employment of chairperson or other members, chairperson or other members for a period of 2 years from the date which they cease to hold office, not accept any employment or advise as consultant, retainer in any capacity to be connected with the management or administration of an enterprise which is or has been a party to proceeding before the commission or any person who has appeared before the commission। अब कह रहा है कि जब हमने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया या तुमने क्या कर दिया, रिजाइन, 2 साल चुपचाप क्या कर लो, अपने घर में बैठ के धंधा करो, 2 साल क्या करो, अपने घर में बैठ के बिजनेस करो, ऐसे किसी एंटरप्राइज के साथ जुड़ने की जरूरत मत करना जो सीसीआई में क्या करने आया है, अपना कॉम्बिनेशन अप्रूव करने आया है, या फिर उसने कोई कांड कर लिया है तो सीसीआई ने उसको अपने सामने अपीयर करने के लिए बुलाया, तो उनके साथ आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले कहाँ थे, सीसीआई ऑफिस में, तो आपको तो सब पता है कि वो क्या क्या करती है, कब कब अप्रूव। तो 2 साल तक भूलने की वो उनको टाइम देंगे कि तुम वो सारे काम भूल जाओ जो तुम यहाँ बैठ के करते थे, या लोग तुम्हें याद न रखे। तो ऐसी एंटरप्राइजेस के साथ जुड़ने की कोशिश मत करना जो कहीं ना कहीं हमारे सामने अपीयर होंगे, ना ही ऐसे किसी पर्सन से मिलना है आपको, ना ही ऐसे किसी एंटरप्राइज के साथ इन्वॉल्व होना है। क्लियर हो गया। तो कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं हम, 5 साल। एज लिमिट क्या है, 65। फिर रेजिग्नेशन रिमूवल हो सकता है जब तुमने ऑफिस का रेजिग्नेशन या रिमूवल कर लिया तो कितने साल तक घर बैठना है आपको, 2 साल तक घर बैठना है। मतलब बिजनेस कर सकते हो लेकिन ऐसे एंटरप्राइज या पर्सन के साथ इन्वॉल्व मत होना जो सीसीआई के सामने अपीयर होगा। क्लियर है सबको। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी से अपन कल पढ़ेंगे।